Ignited Minds Tutorials has recently uploaded an in-depth video on the topic of development in social science for Class X CBSE students. The video explores the various concepts of development in India, covering aspects such as economic development, social development, and sustainable development. The tutorial also delves into the factors affecting development, including natural resources, technology, and government policies. The video aims to provide students with a clear understanding of the different dimensions of development and how they impact the overall growth of the country. By breaking down complex concepts into easy-to-understand explanations, the tutorial is designed to help students grasp the nuances of development in a simple and effective manner. With the help of real-life examples and case studies, the tutorial also highlights the disparities in development across different regions of India, shedding light on the challenges and opportunities for inclusive growth. Overall, the video serves as a valuable resource for Class X students looking to expand their knowledge and gain a deeper insight into the important topic of development in social science. ओके सो हम यहाँ पे देखो, हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट का ना एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन या डेवलपमेंट का एक स्टैंडर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बड़ा मुश्किल है भाई साहब। डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। किसी वेज अर्नर के लिए, डेली वेज अर्नर के लिए डेवलपमेंट क्या है कि उसको ज़्यादा वेज मिले। जो भाई साहब बड़ा किसान है उसके लिए डेवलपमेंट क्या है कि हम ज़्यादा पैसा बचा लें, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएं। अगर इसको ज़्यादा वेज देना पड़ा तो मैं लॉस में रहूँगा। किसी रिच फैमिली के सन का डेवलपमेंट गोल क्या है कि भाई वो अब्रॉड जाए पढ़ने में और रिलैक्स रहे लाइफ में, है ना, ज़्यादा टेंशन ना लेना पड़े। किसी रिच फैमिली के या मीडियोकर फैमिली के भी एक गर्ल का गोल क्या है, मतलब एक रिच फैमिली के कि भाई मेरे भाई को इतना कोई काम करने नहीं बोलता जितना मुझे बोलते हैं, तो उसको भी काम करने बोलना चाहिए। तो ये लोगों की अलग अलग मानसिकताएं होती हैं, लोगों की अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, ठीक है। पीपल डू हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज़ एंड पीपल डू हैव डिफरेंट ways of thinking, because of which developmental goals can never be the same। और ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हाँ डेवलपमेंट क्या डिफाइन करें हम। हर एक के प्लेट में अलग चीज़ है, तो डेवलपमेंट का मायने हर एक के लिए अलग अलग है। एवरीबडी कंसिडर्स डेवलपमेंट इन अ डिफरेंट एस्पेक्ट, सो इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू हैव अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके 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 देन डिफरेंट पर्सनस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ। तो भाई अगर इंडिविजुअल डेवलपमेंट में ही इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट में इतना कॉन्फ्लिक्ट है, तो भाई साहब देश के डेवलपमेंट में तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, हाउ डू वी कंपेयर डेवलपमेंट, ठीक है। देखो ये सब आपके एडवांस, तो हम अभी डेवलपमेंट को, लेकिन क्या हम डेवलपमेंट रोक दें फिर हम बैठे बैठे अच्छा तुम्हारे लिए डेवलपमेंट क्या, हम नोट बनाते हैं फिर देखेंगे क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो मेजॉरिटी के लिए डेवलपमेंट है उसको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर भाई साहब 80% बोल रही है कि रास्ता बनना चाहिए और 20% बोल रही है कि रास्ता नहीं बनना चाहिए, तो वी विल हैव टू गो विद द मेजॉरिटी। हमको देखना पड़ेगा हर चीज़ का एक पूरा मूल्यांकन करना पड़ेगा, हर चीज़ का पूरा एक कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा कि भाई साहब इसमें कितना और धंधा हमारा बढ़ सकता है या कितना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली सो हाउ डू वी कंपेयर डेवलपमेंट। आप अगर देखोगे ये वर्ल्ड में हमने अलग अलग कंट्रीज़ को मार्क किया है, तो यहाँ पे ब्लू में जो मार्क है वो एडवांस्ड कंट्रीज़ है। यूएसए आ जाता है भाई साहब आपका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन आ जाता है। सो दीज आर एडवांस्ड कंट्रीज़। इन ट्रांजिशन मतलब ये वाले क्या हैं, होने वाले हैं एडवांस्ड। यूएसएसआर देखिए, पूरा यूएसएसआर आपका मतलब इन ट्रांजिशन है, इट इज़ इन ट्रांजिशन ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। लेस डेवलप्ड, तो ऑरेंज मतलब हमारा देखिए इंडिया वगैरह ये सब लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और लीस्ट डेवलप्ड है, ये बहुत ही पिछड़े कंट्रीज़ हैं। इनको भाई साहब वाकई में डेवलप होने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है। सो दीज आर सर्टन डिविजन्स दैट वी हैव, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। हाउ इज़ इट दैट सम कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड। तो हम कैसे बोलेंगे कि कुछ कंट्रीज़ में डेवलपमेंट हो चुका है या दे आर डेवलप्ड, ठीक है। जैसे यूएस को हम बोल रहे हैं डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। What are the parameters on which we are qualifying the word developed to be used for a particular nation? कब हम बोलेंगे, ये संज्ञा कब यूज होगी या ये नाउन कभी यूज होगा, ठीक है, किस कंट्री के लिए यूज होगा। एंड हाउ इज इट दैट सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड अंडर डेवलप्ड, और कुछ कंट्रीज को अपन क्या बोलते हैं, अंडर डेवलप्ड।
सो ये जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसे होता है? फॉर कंपनीज, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो पहला चीज क्या है भाई साहब? इनकम। देखो, आप अपनी बिल्डिंग में देख लो, आपको मालूम होगा कौन ज़्यादा पैसे वाला है ना? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, गुड एक्सेस टू मेडिकल केयर होगा, बड़ा फ्लैट होगा, एकदम वेल डेकोरेटेड फ्लैट होगा, ऐसा कुछ होगा, है ना? 3 BHK होगा शायद। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये डेवलप्ड है, मतलब इसके पास पैसा है, ये चीज़ों को खरीद सकता है ना? तो क्या हम बोलेंगे कि वो बिल्डिंग में कंपैरेटिवली एक डेवलप्ड फैमिली है? क्या बिल्डिंग में हम बोल सकते हैं ऐसा डेवलप्ड फैमिली है? तो वैसा ही भाई साहब देशों के बारे में भी होता है। जिस देश में ज़्यादा पैसा है या पैसों की कमी नहीं है लोगों के पास, उसको अपन क्या बोलेंगे? डेवलप। सो द फर्स्ट फैक्टर टू कंसिडर वेदर अ पर्टिकुलर कंट्री इज डेवलप्ड और नॉट इज बेसिकली मनी। ठीक है, सो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी, तो ये इनकम है, इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो डेवलपमेंट के लिए पहला फैक्टर क्या हो गया? इनकम। ठीक है, पहला फैक्टर हो गया इनकम। ओके, इनकम अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। इनकम भाई साहब, द इनकम ऑफ द कंट्री इज इक्वल टू द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो भाई साहब जितने भी लोग हैं एक कंट्री में, वो जो आय करते हैं, वो जो कमाते हैं, उसको अपन बोलते हैं इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है, द इनकम ऑफ द कंट्री इज इनकम ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हो गया भाई साहब ये। ठीक है, दिस विल बी द टोटल इनकम। कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, सो कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। अलग अलग कंट्रीज के भाई साहब अलग अलग पॉपुलेशन होते हैं। अभी देखो, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि लेट से ये 3 लोगों का इनकम, 1 2 3 4 5 लोगों का इनकम। ठीक है, समझ लो सब लोग 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो इनका इनकम कितना हो गया? टोटल 30,000। और आप जो 1 2 3 4 5 है ना, 5 जन 10,000 करके 50,000 कमा रहे। आप एक कंट्री में हैं, आप एक कंट्री में हैं, तो क्या मैं ये बोलूं कि इस कंट्री की इनकम ज़्यादा है? इस कंट्री की इनकम ज़्यादा है तो भाई साहब खर्चा भी तो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 जन है, वहाँ पे 5 जन है ना? एवरेज इनकम सेम ही है। ठीक है, ओके, सो कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग पॉपुलेशंस होती हैं। सो कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। तो इसीलिए टोटल इनकम से हम ये मामला समझ नहीं सकते। हम भले ही बोल रहे हैं अच्छा इस कंट्री में 50,000 इनकम और इस कंट्री में 30,000 है, तो ये ज़्यादा डेवलप्ड हुई। नहीं, इसमें 50,000 है लेकिन साथ ही साथ 5 लोग भी हैं। यहाँ पे 30,000 है लेकिन यहाँ पे 3 लोग ही हैं। तो इसीलिए टोटल इनकम विल नॉट बी अ क्राइटेरिया टू डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, वी विल हैव टू गो बाई एवरेज इनकम। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? जो टोटल इनकम हुआ है उसको किससे डिवाइड करेंगे? टोटल पॉपुलेशन से। अभी हमको मालूम है टोटल पॉपुलेशन कितना है, वी नो व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन। अभी इस टोटल पॉपुलेशन को क्या हम देखो, ये जो टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन है, हम यहाँ पे एवरेज इनकम की बात कर रहे हैं, है ना, जिसको हम PCI भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? PCI, विच इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम होता है। इसका मतलब होता है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अभी इस चीज को समझिए। ठीक है, टोटल इनकम, क्या आप इनकम जनरेटिंग ग्रुप में आते हैं? क्या उम्र है आपकी? 15। ओके, सो यू डोंट फॉल इन द इनकम जनरेटिंग ग्रुप, तो आप एलिमिनेट हो जाते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, एक पूरे कंट्री के पॉपुलेशन को 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है 0 to 15, दूसरा होता है 15 to 65 और तीसरा होता है 65+। ये जो पॉपुलेशन है इसको अपन जनरली इनकम जनरेटिंग में नहीं गिनते हैं। दिस इज़ द इनकम जनरेटिंग ग्रुप। तो आप आते हैं इनकम जनरेटिंग ग्रुप में। हालांकि चाइल्ड लेबर इज़ अ क्राइम, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे चाइल्ड लेबर है। ठीक है, सामने है या पीछे है वो और है, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व। तो 15 to 65 जनरली वी टेक एज द इनकम ग्रुप। ठीक है, तो हम यहाँ के पॉपुलेशन को उठाएंगे। ये हमको मिल जाएगा भाई साहब आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन से, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन से, बर्थ सर्टिफिकेट से, डेथ सर्टिफिकेट से। तो ये हमको मिल जाएगा कितने लोग इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, कितने लोग इस एज ग्रुप में हैं। तो हमको भाई साहब क्या मिल गया? डिनोमिनेटर मिल गया। अभी टोटल इनकम ये हम कैसे डिटरमिन करेंगे? कैसे? घर घर में जाके पूछे कितना कमाते हो, 135 करोड़ लोगों के घर में जाएं,
तो कैसे? और अगर मतलब ये मतलब पूछना ही बहुत डेंजरस है ना, कस भैया कितना कमा लेते हो, जूता ही खोल के मारेगा तुमको, है ना। तुमसे क्या मतलब, ऐसा ही पूछेगा ना वो, मैं कितना कमाता हूँ तुमसे क्या मतलब, ठीक है। तो हाउ वुड वी डिटर्मिन दिस, ये कैसे डिटर्मिन करेंगे? हाँ, राशन कार्ड, क्या सबका राशन कार्ड बना होता है? राशन कार्ड बेसिकली एक गवर्नमेंट की सुविधा है, बीपीएल जिसको हम बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन का, ये एक सुविधा है। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं अवेल कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जितने भी जनरल लोन वगैरह के डॉक्यूमेंट जहाँ पे लगते हैं वहाँ पे राशन कार्ड का जेरोक्स नहीं लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनका जेरोक्स लगता है। राशन कार्ड इज़ डेफिनेटली एन आइडेंटिटी बट नॉट अ मैंडेटरी आइडेंटिटी। जैसे अगर आप कोई एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आईआईटी, नीट वगैरह, यहाँ पे भी आपका आधार कार्ड ही चलेगा, आपका राशन कार्ड नहीं चलता है। खैर, राशन कार्ड तो मतलब सबका हुआ रहेगा ये ज़रूरी नहीं है। बताइए फिर कैसे क्यों करें? और राशन कार्ड में ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी का फैमिली का इनकम कुछ और है और राशन कार्ड में कुछ और लिखा हुआ है, ऐसा ही जनरली होता है। तुमको क्या लगता है जो लोग राशन की लाइन लगाकर राशन की दुकान से राशन लेते हैं उनका एक्चुअली में फैमिली इनकम बहुत कम है? नो, दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस, ठीक है। चलिए बताइए, कंट्री का जीडीपी, और जीडीपी क्या होता है और कैसे निकालते हैं? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट हाउ वुड यू फाइंड इट आउट? मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि टोटल इनकम भाई साहब कैसे निकालेंगे? हाउ विल बी कैलकुलेट टोटल इनकम? जो पॉपुलेशन टैक्सेस भरती है, आधा इनकम, आधा अधूरा आंसर दे रहे हैं आप। ये जो गाड़ी वाला गया अभी, ये तो टैक्स नहीं भरता होगा, 100% लिख के देता हूँ, टैक्स नहीं भरता होगा। जो लोग सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं उनका टैक्स वैसे ही कट जाता है, उनको भरना नहीं पड़ता है, उनके हाथ में जो आता है टैक्स कट कुटा के ही आता है, ठीक है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन लोग भी टैक्स भरते होंगे, लेकिन ये तमाम जो धंधे वाले हैं ये कहाँ टैक्स भरते होंगे क्या? आई डोंट नो। ए और स्विच ऑन कर देना। आप आ गए हैं रास्ते तक, नहीं वो जो चार्जर वाला स्विच है, आप आ गए हैं बट स्टिल अ लिटिल, और बोलिए। देखिए तो आपका दिमाग में कुछ चलना चाहिए ना, अरे पढ़ रहे हैं पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अच्छा रट लो। अरे कैसे? एक देश में आप बिलोंग करते हैं और उस देश की इनकम की बात की जा रही है, उस देश के डेवलपमेंट की बात की जा रही है, आपका योगदान आज भी है, कल भी रहेगा। इसमें आज जो पढ़ाई कर रहे हो क्यों? ताकि आपका देश सुधरे, आपका देश का डेवलपमेंट हो, है ना। तो यू आर कनेक्टेड टू इट, यू आर कनेक्टेड टू द प्रोसेस। सो टेल मी हाउ विल यू कैलकुलेट दिस टोटल इनकम? अरे भाई साहब, आपका जीएसटी सुना है कि नहीं? लोग थड़थड़ा के कांपते हैं भाई साहब इस वर्ड से, है ना। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कोई भी चीज़ पे जीएसटी लगती है तो उसका मतलब उसका सेल हुआ है। अगर मैंने कोई घड़ी खरीदी, इस पर जीएसटी लग गया भाई साहब, तो इसका मतलब इस घड़ी का सेल हुआ है, मतलब इतना पैसा इसके पास आ गया है। तो गवर्नमेंट को मालूम है ना भाई साहब इतना जीएसटी क्या होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जीएसटी नहीं देते होंगे, लेकिन वो पकड़े जा सकते हैं, और पकड़े जाएंगे तो सीधा जेल होगा। खैर, जीएसटी में आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में आप बता सकते हैं कि टोटल इनकम एक कंट्री का कितना होता है। समझ लो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 15% टैक्स है, 15% टैक्स है, और मतलब टोटल जो टैक्स भरा गया है वो 150 रुपये भरा गया है, तो कितने की इनकम हुई होगी? अरे भाई साहब, जैसे इनकम को नहीं मालूम ना हमको, 15/100 इंटू इनकम इज इक्वल टू हाउ मच? 150 का टैक्स भर रहे हो ना, है ना। तो इनकम कितना हो जाएगा बोलो? 150 इंटू 100/15, तो इसको कर लो भाई साहब। तो इसका मतलब 1000 का इनकम हुआ रहेगा, 1000 का इनकम हुआ रहेगा, जिसमें 15% टैक्स कट के 150 टैक्स आया रहेगा। तो इससे गवर्नमेंट कैलकुलेट कर लेगी, इससे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम टोटल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, जीएसटी से टोटल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स टैक्स वगैरह तो है ही। ओके, हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम ऑफ कंट्रीज टू कंपेयर डेवलपमेंट। Average income, a measure of development. Average income, it is also called as per capita income. Average income को हम per capita income भी बोलते हैं, which is also known as PCI, ठीक है। Average income is also known as per capita income, that is per capita income, ठीक है। Total income upon population. World Development Report, US dollar 12,056 per annum and above। ये तो आपका भाई साहब क्या क्या क्राइटेरियाज है, ठीक है।
पर कैपिटा इनकम, हम अगर एक फिक्स्ड अमाउंट पे आना चाहिए, है ना, तो ये फिक्स्ड अमाउंट ये है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत यूएस डॉलर अगर 12056 पर एनम एंड अबव है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाई इनकम कंट्रीज। हाँ अभी चेंज हो गया ये नंबर, कितना है 49300, गुड 49300 पर एनम, ठीक है। यूएस डॉलर 49300 एनम पर एनम है तो इसको अपन बोलेंगे हाई इनकम कंट्री। पर एनम मतलब सालाना, ठीक है, सालाना, ओके। और क्या है भाई साहब, यूएस डॉलर ये कितना है, वेरी गुड 2500। सो अगर 2500 है पर एनम और लेस तो अपन इसको क्या बोलेंगे, लो इनकम कंट्रीज। दीज आर लो इनकम कंट्रीज। व्हाट एल्स पीपल हम, ठीक है। मिडिल इनकम कंट्रीज कहां से कहां तक होंगी, 2500 से, हाँ 49300, ठीक है। दीज आर मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है, ये मिडिल इनकम कंट्रीज, ये यूएस डॉलर्स में है, दीज आर इन यूएस डॉलर्स। व्हाट डज इंडिया लाई, इंडिया कहाँ पे लाई करता है भाई साहब, तो इंडिया इज लो मिडिल इनकम में लाई करता है, ठीक है, लो मिडिल इनकम में लाई करता है, ठीक है। ये भी चेंज हुआ रहेगा, 6700 ये वाला है, ये वाला टोटल 6700 है भाई साहब, ठीक है। तो ये लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है, ठीक है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने ये क्राइटेरिया सेटअप किए हैं। दीज आर बेसिकली क्राइटेरियाज विच आर सेटअप टू डिफाइन एज टू व्हाट विच कंट्री विल फॉल इन विच इनकम ब्रैकेट, ठीक है, कौन से इनकम ब्रैकेट में कौन सा कंट्री फॉल करता है। आर वी क्लियर, ठीक है। सो ये सब के देखो, अगर कोई कंट्री $49,300 पर एनम के ऊपर उसका आमदनी होगा तो दैट विल बी अ हाई इनकम कंट्री, ठीक है। यूएस डॉलर 2500 से लेकर 49,300 ये मिडिल इनकम कंट्री है, ठीक है। यूएस डॉलर 2500 और पर एनम और लेस, इसको अपन लो इनकम कंट्री बोलेंगे। तो इंडिया इज कमिंग समवेयर इन दिस रेंज, सो इट इज अ लो मिडिल इनकम कंट्री, ठीक है। अभी भी इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्री है, ओके ओके ओके। हाई इनकम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड एज रिच कंट्रीज, ठीक है। तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया भाई साहब रिचनेस का। एवरेजेस ऑल्सो हाइट डिस्पैरिटीज, ठीक है। अभी क्या होता है, जैसे आपने बोला कि एवरेज, अभी अगर मैं बोलूँ कोई कंट्री है जिसका बहुत हाई इनकम है, लेकिन हो सकता है ए, बी और सी ये तीन ही लोग हैं उस कंट्री में बहुत हाई इनकम वाले, बाकी डी, ई, एफ से लेकर भाई साहब जेड तक जितने भी लोग हैं वो बहुत लो इनकम है उनकी, ठीक है। हमारा एवरेज तो अच्छा आ गया, जैसे तुम्हारा सब्जेक्ट से भाई साहब आपको इंग्लिश में 100 आ गया, ठीक है, संस्कृत में 100 आ गया, हिंदी में 100 आ गया, मैथ्स में आपको 40 आया, ठीक है, केमिस्ट्री में आपको 60, फिजिक्स लेट्स से साइंस में आपको भाई साहब 60 आया। इस तरह से अगर आप देखोगे तो हो सकता है मैथ्स और साइंस गड़बड़ा गया हो, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट्स में 100 आया है। तो हो सकता है कोई बच्चा 90 भी क्रॉस कर रहा हो, है ना, 90% क्रॉस कर रहा हो, लेकिन मैथ्स और साइंस उसका गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हो सकता है अ सेट ऑफ पीपल आर वेरी रिच और रैदर सुपर रिच, बट द रिमेनिंग पीपल आर अर्निंग बिलो एवरेज, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा रिच है और एक बहुत ज़्यादा पुअर है, तो ये डिस्पैरिटी है। तो एवरेज आपको कभी भी हेल्थ ऑफ इकोनॉमी नहीं बताएगा। एवरेज आपको सिर्फ इतना बताएगा कि भाई इतने लोग हैं, इतना पॉपुलेशन है और इतना टोटल इनकम है। टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करो, ये एवरेज हो गया। लेकिन ये क्या कद्दू कटेगा सब में बटेगा वाला हिस्सा हो रहा है, नहीं, ठीक है। तो ये जो पैसा है वो सब में इक्वली नहीं बढ़ रहा है, इट इज़ नॉट बीइंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो एवरेज इनकम इज नॉट बेसिकली गिविंग यू द हेल्थ ऑफ अ इकोनॉमी, ठीक है, ओके। एवरेज इनकम नॉट अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, कंपैरिजन ऑफ टू कंट्रीज ए एंड बी। तो कंट्री ए है और कंट्री बी है। मंथली इनकम ऑफ सिटीजन्स इन 2012 इन रुपीज, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 9,500, 10,500, 9,800, 10,000 और 10,200 है, ये आपका मंथली इनकम ऑफ सिटीजन्स है इन 2012 इन रुपीज, ठीक है, कंट्री ए, ओके। अभी कंट्री बी देखिए 500, 500, 500 और 48,000 हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, मंथली इनकम। तो आप देखो एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज कितना आ रहा है 10,000, इसका एवरेज कितना आ रहा है 10,000, दोनों को भी ऐड करो आप, ठीक है। इसको और इन पांचों को अगर आप ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 5 से, तो दोनों में भी आपका एवरेज इनकम 10,000 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे एक कोई बहुत बड़ा भाई साहब रिच इंसान है, बाकी सब के सब बिलो एवरेज है, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, एक इनकम ऑलमोस्ट रफली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई 9,500 कमा रहा है, कोई 10,000, कोई 10,200, लगभग करीब करीब है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है दैट इज़ मोर हेल्दियर, ठीक है। यहाँ पे अनहेल्दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, हालांकि एवरेज दोनों का सेम आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी कंट्री का अगर एवरेज ज़्यादा है तो उसका हेल्दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी हो सकता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है दैट इज़ प्रिटी मच आउट ऑफ ट्रैक, ठीक है। सो इन विच कंट्री विल यू बी हैप्पियर टू लिव इन, कंट्री ए और कंट्री बी? ऑब्वियसली कंट्री ए, जहाँ पे आपकी इक्वालिटी ऑफ इनकम है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है ऑलमोस्ट इनकम का, ठीक है। तो वहाँ पे आपको, यहाँ पे ये जो लोग होंगे इनको बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिल रही होंगी 100%, मतलब 100% यही होगा। शायद इनके घर में बिजली नहीं आती होगी, पानी नहीं आता होगा, जनरल सुख सुविधाएँ हेल्थ केयर की इनको उपलब्ध नहीं होंगी। इनको भाई साहब सब सुख सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, ठीक है, इनसे ज़्यादा ही होगी, ठीक है। बिकॉज कहाँ 500 और कहाँ 48,000, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है, almost 90 times more. So obviously country A, okay, country A is preferred because it has more equitable distribution. तो कंट्री ए को अपन प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो किसको हम बोलेंगे डेवलप्ड कंट्री? ऑब्वियसली दिस वन विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। इन कंट्री ए पीपल आर नीदर वेरी रिच नॉट एक्सट्रीमली पुअर। आप सामने आइए, इधर आइए, यू आर डोजिंग ऑफ, आप यहाँ ही बैठिएगा आराम से, ठीक है। सो इन विच कंट्री विल यू बी हैप्पियर टू लिव इन, कंट्री ए और कंट्री बी? सो इट विल बी ऑब्वियस आंसर दैट इट विल बी कंट्री ए बिकॉज देयर इज हार्डली एनी डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। आर वी क्लियर टू दिस वन? ठीक है, ओके ओके ओके। So on the other hand, in country B, most citizens are poor and only one is extremely rich, ठीक है। ज़्यादा करके आपको citizens क्या दिखेंगे? poor, और एक जो है वो काफ़ी extremely rich है, because of which क्या हो गया है, average दोनों countries का same हो गया है, ठीक है। But average doesn't mean that both of them are having a healthy economy, ठीक है। Hence averages also hide disparities, ठीक है, averages also hide disparities. एवरेज इनकम डज नॉट टेल अस हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल। एवरेज इनकम ये नहीं बताता है कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों में, ठीक है, ओके। सो एवरेज इनकम नॉट अ मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। तो एवरेज इनकम भाई साहब डेवलपमेंट का मेजरमेंट नहीं है, इट इज़ नॉट अ मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ, देयर इज हार्डली एनी डिस्पैरिटी हियर। यहाँ पे कोई भी डिस्पैरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। लोगों का 500 रुपये के ऊपर नहीं इनकम हो रहा है और इधर भाई साहब 50,000 के करीब इनकम हो रहा है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर, ठीक है। सो डिस्पैरिटी, द स्कोप ऑफ डिस्पैरिटी इज हाई हियर, ओके। एवरेज इनकम इन अदर क्राइटेरिया, अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। अर्लियर व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल गोल्स वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, बट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। मोर इनकम, ज़्यादा इनकम के बारे में सोचते हैं लोग, ठीक है, ये हो गया इनका प्राइमरी गोल। मोर इनकम इज ऑलवेज द प्राइमरी गोल फॉर एवरीवन, ठीक है। मोर इनकम, मोर ऑफ इनकम इज ऑलवेज द प्राइमरी गोल। पहले ही हम पैसे के बारे में सोचेंगे, ठीक है। जब भी हम डेवलपमेंट की बात सोचते हैं या किसी भी गोल को अचीव करने के बारे में सोचते हैं तो पहला वो चीज़ जो हम सोचेंगे वो है पैसा, ठीक है। मोर इनकम प्लस अदर इंपॉर्टेंट गोल्स, ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट गोल्स। एक जनरल डेफिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपके पापा के पास आपको देने के लिए 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए हैं तो पढ़ाई मत करो, और अगर नहीं है तो पढ़ लो, ठीक है। ये एक जनरल डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपके गोल्स जो हैं वो मनी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये नहीं बोल रहे हैं कि आपके पापा के पास पैसे नहीं है, ये बोला जा रहा है कि भाई साहब प्लीज़ स्टडी सो दैट यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। सो लिबर्टी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ये सब आपके अदर इंपॉर्टेंट गोल्स हो गए, ठीक है। प्राइमरी गोल भाई साहब आपका क्या हो गया? मोर इनकम, ठीक है। अभी हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम। अभी आप देखोगे कि हरियाणा, केरला और बिहार, यहाँ पे पर कैपिटा, हम 3 स्टेट्स को उठा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम 2015-16 में कितना है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम इज व्हाट? पर कैपिटा इनकम इज व्हाट? एवरेज इनकम मतलब फॉर्मूला नहीं, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ओके। चलिए पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितना है, 1,62,034। ये एक साल का इनकम है, एक महीने का नहीं, ठीक है। दिस इज बेसिकली पर कैपिटा इनकम फॉर एन इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 1,55,516।
34,168। समझिए 34 मतलब 12 से इसको डिवाइड कीजिए तो 3,000 रुपये पगार होती है। एक वॉचमैन की भी पगार इससे ज़्यादा होगी शायद मुंबई में, है ना। समझ में आ रहा है। देखो पर कैपिटा इनकम 34 पर एनम है ये, इसको 12 से डिवाइड करो कितना आएगा 3,000 पर मंथ। ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सो इसका रीज़न क्या हुआ रहेगा? व्हाट कुड बी द रीज़न? व्हाट कुड बी द रीज़न? हाँ, पढ़ाई नहीं की होगी। तुमको क्या लगता है हरियाणा वाले पढ़ाई करने वाले हैं? बहुत लर्नेड आदमी हैं लोग। हाँ, पॉपुलेशन, क्योंकि हरियाणा जो है वो ज़्यादा करके आपका एग्रीकल्चरल स्टेट है। ठीक है। तो मतलब उसका पूरा जो एरिया है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे। जबकि बिहार पूरा एग्रीकल्चरल स्टेट नहीं है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और अनफॉर्चुनेटली उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे जनरेट नहीं हो पाई हैं। ठीक है। सो दैट विल बी वन ऑफ द रीजंस। ओके, तो आपका देखो हरियाणा इज़ फार मोर स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम देन दीज स्टेट्स। ठीक है। ओके, इन्फेंट मोड अभी हम अलग अलग चीज़ों में देखेंगे। ठीक है। सिर्फ इनकम नहीं देखना है हमें, क्योंकि अगर हम सिर्फ इनकम देखेंगे तो थोड़े से डगमगा जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं, जो आपके दुबई हो गए या भाई साहब कतार हो गया, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं दे आर फार रिच, उनके पास बहुत पैसा है क्योंकि उनके पास पेट्रोल है। लेकिन वहाँ पे जैसे यू नो लेडीज़ आर नॉट गिवन लाइसेंसेस टू ड्राइव। ठीक है। सो लेडीज़ के राइट्स पे थोड़े पाबंदियाँ हैं, दे हैव नो फ्रीडम टू मूव अराउंड। ठीक है, उनका मामला है। ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि शायद ह्यूमंस का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा। शायद जेंट्स का डेवलपमेंट हो भी पाए लेकिन लेडीज़ का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी। जैसे कतार जो है, कतार इज़ अ कंट्री विच हैज़ गॉट द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम कतार का है। ठीक है। सो वी हैव टू लुक एट अदर थिंग्स एज वेल फॉर डेवलपमेंट। इनकम डेफिनेटली इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया for categorizing development for any country, but we have to look at other things. Now what is infant mortality rate? Anyone? एक बच्चे का जो मर जाने की संभावना, कितने बच्चे मर रहे हैं पहले एक साल में, उनके फर्स्ट ईयर में, आफ्टर दे आर बॉर्न, पर 1000। तो 1000 बच्चों में जो पैदा हुए एक साल में कितने मर गए, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। सो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट आर डाइंग per 1000 in a particular year in a region, district, city or state is known as infant mortality rate. तो हरियाणा का infant mortality rate देखते हैं। Infant mortality rate और IMR indicates the number of children that die before the age of 1 year, within 1 year of their being born. ठीक है, as a proportion of 1000 live children born in that particular year. ठीक है, 1000 जो बच्चे पैदा हुए हैं उसमें से कितने बच्चे मर गए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दैट इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। ओके, देखिए अब देखिए रेशियो बिगड़ गया। ठीक है। तो भले ही यहाँ पे भाई साहब ये हाई था लेकिन फिर भी ये बच्चों को नहीं बचा पा रहे हैं। तो या तो बच्चे मारे जा रहे हैं पर्पसली, ठीक है, जो हो सकता है फीमेल इन्फेटिसाइड, क्योंकि इनका सेक्स रेशियो बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। ठीक है। तो 36 है यहाँ पे, ये भाई साहब 12 है और ये आपका 42 है। क्या बोल रहे हो? 7 हो गया है, वेरी गुड, 7 हो गया है, वेरी गुड। 38, चलिए सुधार हुआ है। और इसका 42। ठीक है। फिर भी दीज आर हाई नंबर्स। 1000 में अगर इतने बच्चों को हम नहीं बचा पा रहे हैं तो इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है फीमेल इन्फेटिसाइड, बच्चे जो लड़कियां पैदा हैं उनको ज़बरदस्ती मार दिया जा रहा है, एक ये हो गया। दूसरा क्या है, टीकाकरण ठीक से नहीं हो रहा है। आपके जन्म के 2 साल में सबसे ज़्यादा टीके लगते हैं आपको, विद इन द फर्स्ट 2 years ऑफ योर लाइफ। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत कमज़ोर होते हैं और बहुत सारे खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अगर टीकाकरण नहीं हो रहा है आपका, तो आज की तारीख में जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहाँ पे आप इजीली जाकर मुफ्त में टीका लगा सकते हैं, ईजीली। ठीक है। तो ये जो टीके लगते हैं आपको रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ये अगर आपने नहीं लगाया है, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, एट दैट एज। तो यहाँ पे ये मेडिकल सिस्टम हो सकता है फेलियर है। और मेडिकल सिस्टम फेलियर कब होगा? जब लोग क्या होंगे, जब लोग अनपढ़ गवार होंगे। लिटरेसी रेट इससे कनेक्टेड होगा। वे उनको मालूम है केरला का लिटरेसी रेट हाई है, सो दे नो हाउ टू सेव चिल्ड्रन एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। मे बी दीज पीपल आर नॉट अवेयर, वन थिंग वुड बी देयर।
और ऐसा भी हो सकता है कि चलो भैया लड़की पैदा हुई है, जान दो, टीकाकरण कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेट दैट बी, लेट दैट बी, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, लेट दैट बी हम बाद में देख लेंगे। तो दैट इज़ वन थिंग। लिटरेसी रेट, व्हाट इज लिटरेसी रेट, एनीवन? लिटरेसी क्या होता है? हाँ, एजुकेशन, क्या एजुकेशन? आप लिटरेट हैं? अपना लैंग्वेज बोल और लिख पाते फिर से और थोड़ा सा ठीक से बोलिए। लैंग्वेज बोल और लिख पाते हैं? वो लैंग्वेज को समझ, लिख और बोल पाते हैं। सो किसी एक लैंग्वेज को, एनी वन लैंग्वेज, ठीक है, इफ़ यू आर एबल टू स्पीक, राइट एंड अंडरस्टैंड वन लैंग्वेज, ठीक है, एंड यू हैव अटेन्ड 7 years ऑफ एज, आपकी 7 साल की उम्र हो गई है और आप किसी एक लैंग्वेज को लिख, बोल या पढ़ सकते हैं, तो आप लिटरेट हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? चलिए, आप 10th में जा रहे हैं, आपका 10th का एक सर्टिफिकेट आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ आपने 10वीं की पढ़ाई की है। पूरे इंडिया में अगर मुझे लिटरेसी रेट निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? इस डेफिनेशन से कि आप किसी एक लैंग्वेज को बोल, लिख और समझ सकते हैं, बोल भी पाते हैं, लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बोलिए बोलिए, कैसे मतलब घर घर में जाके भाई लिखना आता है, पढ़ना आता है, समझ में आता है, ऐसे पूछेंगे? इससे लिटरेसी रेट निकालेंगे? नहीं। कैसे निकालेंगे? स्कूल्स में जाएंगे। आया है कोई तुम्हारे स्कूल में अभी तक? जो स्कूल्स में जाएंगे उनको आता होगा। तो अगर किसी ने स्कूल में एडमिशन लिया रहेगा तो उसको आता होगा। ओके, चलिए, तो इसका मतलब फिर स्टूडेंट्स के ही एनालिसिस करते हैं हम, है ना? कितने स्टूडेंट्स होंगे 135 करोड़ में? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, बाकी का कैसे निकालोगे? अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब 30% लिटरेसी रेट है कहीं पे, 50% लिटरेसी रेट है, कैसे बता रहे हो तुम? झटके में बताओ। एक तो सोचना पड़ेगा तुमको एक सेंसस करना है भाई साहब, तुमको बताना है कि ये लिटरेसी रेट है। इतने लोग एक भाषा को पढ़ना, लिखना और जानना और समझते हैं। स्कूल्स में जो जाते हैं वो तो मालूम होगा ही उनको, है ना? बाकी जो स्कूल में नहीं गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अगर कोई सिग्नेचर कर सकता है अपने नाम का तो इसका मतलब उसको लिखना आता है, और अगर लिखना आता है तो पढ़ना भी आता रहेगा, है ना? अगर कोई अंगूठा लगा रहा होगा तो उसको नहीं आता है, ठीक है। तो आप सोचिए, इसके बाद भी हमारा लिटरेसी रेट इतना गंदा है। आपको क्या लगता है जिनका जो परसेंटेज यहाँ पे आप देखोगे उन्होंने कॉलेज की सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी? नहीं, उनको एक भाषा जानना, पढ़ना, लिखना और समझना आता है। दैट इज कॉल्ड लिटरेसी रेट। स्टिल वी आर नॉट एबल टू क्रॉस 100%, ठीक है। फॉरगेट अबाउट ग्रेजुएशन और एक्वायरिंग अ डिग्री। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेसी पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव। तो 7 साल के आप होने चाहिए, और क्या होना चाहिए भाई साहब? आपको एक कोई भाषा जानना, पढ़ना, लिखना और समझना आना चाहिए। देखो क्या है भाई साहब, हरियाणा में 82, केरला में 94, ये 62, ये 100 हो गया होगा नहीं? कितना है? 99, 8। पहले 100 था एक टाइम पे, हाँ मेरे टाइम पे 100 था। यहाँ पे 70 हो गया है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब 82% ग्रेजुएट हैं, ये नहीं है। 82% स्कूल गए रहेंगे, ऐसा नहीं है। 82% कॉलेज की सीढ़ियाँ चढ़े होंगे, ऐसा नहीं है। 82% लोगों को पढ़ना, लिखना, एक कोई भाषा पे वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। दैट इज़ द थिंग, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? 82% लोगों को। अभी इसमें कोई ग्रेजुएट हो सकता है, इसमें कोई इंजीनियर हो सकता है, इसमें कोई डॉक्टर हो सकता है। दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, ठीक है। स्टिल वी आर नॉट एट 100%, ठीक है। और ये जो भाषा है लिटरेसी की, ये इंडिया के लोगों ने दिया है, ये भाई साहब यूएनओ ने दिया है, ठीक है, कि ये भाई ये पूरे वर्ल्ड में इसी को हम मानेंगे। दैट विल बी द क्राइटेरिया टू डिटरमिन वेदर अ पर्सन इज लिटरेट और नॉट। तो आप लिटरेट हैं? आप लिटरेट हैं? क्यों? आपकी 7 साल की उम्र हो गई है, और दूसरी आपको एक भाषा तो लिखनी, पढ़नी और जाननी और समझनी आती है, एक से ज़्यादा ही आती है, तो यू बिलोंग टू द लिटरेट क्लास, ठीक है। ओके, लिटरेसी रेट हो गया भाई साहब। नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी एज 14 एंड 15 ईयर्स, ये नेट अटेंडेंस रेशियो होता है, ठीक है। व्हाट इज नेट अटेंडेंस रेशियो? नेट अटेंडेंस रेशियो is the total number of children of age group 14 and 15 years attending schools as a percentage of total number of children in the same age group.
समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो मतलब समझ लो 100 बच्चे हैं एक रीजन में, 100 बच्चे हैं, कौन से? 14 एंड 15 ईयर्स, ठीक है। और इन 100 बच्चों में से लेट्स से किसी रीजन में 20 बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं, तो आपका नेट अटेंडेंस रेशियो क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी 20%। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of the total number of children in the same age group। ठीक है, टोटल जो चिल्ड्रन है उसमें से कितने बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेट अटेंडेंस रेशियो। आपका जो स्कूल में अटेंडेंस लिया जाता है उसके रिपोर्ट को गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है स्कूल को। भले ही आप भाई साहब क्लास में जाकर सो रहे हो या पता नहीं क्या कर रहे हो, लेकिन आपका अटेंडेंस रेशियो जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट को जाता है। ये नेट अटेंडेंस रेशियो उससे कैलकुलेट होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। एक्चुअली स्कूल में कितने जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो लिटरेसी रेट 82 है, स्कूल जाने की रेट कितनी है? 61। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, यू सी दिस, ऑलमोस्ट 20 का डिफरेंस है, देयर इज ऑलमोस्ट अ डिफरेंस ऑफ 20। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एनी क्वेश्चन सा? नो क्वेश्चन सा? बहुत बढ़िया, आपको सब समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो केरला बेसिकली एक हेल्दी रेट दिख रहा है, देखो हमको केरला में आपका पीसीआई का भी लगभग एक हेल्दी रेट दिख रहा है, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, ठीक है। और भाई साहब आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम दिख रहा है, ठीक है, लिटरेसी रेट भी ज़्यादा दिख रहा है, और यहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशियो भी ज़्यादा दिख रहा है। अब हम आते हैं डेवलपमेंट पे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इनकम की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? हाँ, हॉस्पिटल्स, ओके, मतलब हेल्थ केयर अच्छा है, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, राइट, ठीक है, ओके, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इन हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, ओके, तो ये अच्छा है, ठीक है, ओके। व्हाट डज लिटरेसी रेट इंडिकेट? एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है या लोग भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको इंपॉर्टेंस भी मालूम है, ठीक है, ओके। व्हाट डज नेट अटेंडेंस रेशियो इंडिकेट? भाई साहब आपने 50 स्कूल खोल दिए, सबके सब खाली बेंचेस पड़े हुए हैं, कोई आ ही नहीं रहा है स्कूल में, तो मतलब लोग, स्कूल खोलना ही बड़ी बात नहीं होती है, स्कूल कॉलेज में भेजना भी एक बात होती है ना। आपने गांव में देखा होगा, स्कूल है, भाई साहब मास्टर जो है आराम से सो रहे हैं, बच्चे ही नहीं है, कोई स्कूल में बच्चों को भेज ही नहीं रहा है। अरे भाई खेतों में काम करो, ज़्यादा फायदा है, कहाँ स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, ऐसा है, ठीक है। तो इन स्पाइट, इवन इफ द गवर्नमेंट इज मेकिंग एन अटेम्प्ट टू स्टैब्लिश स्कूल्स इन विलेजेस, people are not inclined to send their kids out there because they consider that they should be working in fields to generate income rather than waste their time in going schools, ठीक है। तो ये नेट अटेंडेंस रेशियो है भाई साहब आपका, ये नेट अटेंडेंस रेशियो बहुत काम आता है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? इसीलिए देखिए आपके लिए मैंडेटरी है, मतलब 10th का एग्ज़ाम जब आप देंगे तो आपके स्कूल में 75% का अटेंडेंस मैंडेटरी है। आप अगर वो नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, स्कूल वालों को तो ऐसे करके कर सकते हैं, पर 75% इज़ अ मैंडेट, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, भाई स्कूल आपको जाना पड़ेगा, आप टॉपर हो सकते हैं लेकिन स्कूल नहीं गए तो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एनी क्वेश्चंस सो फार? तो ये सारी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट के साथ जुड़ती हैं, ना कि सिर्फ इनकम, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप देखोगे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में भाई साहब स्कूल्स हैं, लोग जाते हैं कि नहीं, कुछ परवाह नहीं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, लड़कियों को ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, उनको लाइसेंस तक नहीं, मतलब आप बहुत अच्छा ड्राइव करते होंगे, बहुत अच्छा ड्राइव करते होंगे, फिर भी आपको लाइसेंस नहीं देंगे, ठीक है। सो दैट इज़ देयर, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। तो क्या आप अगर किसी जेंडर को मतलब सप्रेस रखेंगे तो उसका डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हमेशा आपका बायस्ड डेवलपमेंट होगा, ठीक है, सिर्फ लड़कों का ही एक डेवलपमेंट हो पाएगा और शायद लड़कियों का डेवलपमेंट आपको नहीं देखेगा, क्योंकि लगा डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन दोज कंट्रीज। फॉर एग्जांपल कतार हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, कतार का पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अभी तक वहाँ पे वुमेन को लाइसेंस देना अलाउड नहीं है, कहीं कहीं पे कुछ कंट्री में वुमेन को वोट देना भी अलाउड नहीं है, ठीक है। सो भले ही आपके पास पैसा हो लेकिन आगे चल के आप इस डेवलपमेंट को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप एक जेंडर को ही पूरा सप्रेस कर दे रहे हैं, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चंस भाई साहब? नो, बहुत बढ़िया। इज एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम अ राइट इंडिकेटर टू मेजर डेवलपमेंट?
भाई साहब क्या ये राइट इंडिकेटर है? तो आंसर क्या है? पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम, इट इज इनकम पर हेड ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर। ठीक है, तो ये भाई साहब क्या है? पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम, इट इज द इनकम पर हेड ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर। ठीक है, पर हेड पर ईयर, पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन। इट इज नॉट एन एडिक्वेट इंडिकेटर बिकॉज इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे ये इनकम भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर कैपिटा इनकम माइट नॉट बी द इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द स्टेट। ठीक है, तो हो सकता है भाई साहब हर एक का इनकम ना हो। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आर अदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, ये दूसरा है। ठीक है, क्योंकि इससे आपका हेल्थ केयर का इंडिकेशन मिल रहा है। भाई साहब पैसा तो बहुत कमा रहे हो, लेकिन क्या लोगों को तुम जनरल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पा रहे हो? क्या बच्चों को तुम वैक्सीनेशन टाइम पे दिलवा पा रहे हो? वो भी तो भाई साहब क्राइटेरिया होगा ना। बच्चों को ही नहीं बचा पाओगे, करोड़ों कमा के करोगे क्या? है ना, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और क्या है भाई साहब आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी? व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? हाँ, ओके, जैसे मैं अगर बोलूँ 1940s में या 47 में आपका एवरेज एज ऑफ एन इंडियन था 40, आज की तारीख में बढ़ के कितना हो गया है? 60? नहीं 68 तक हो गया है शायद। ठीक है, तो आज देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले के ज़माने में 40 पे लोग मर जाते थे, हो सकता है कोई 100 तक भी जिए, लेकिन जितने भी लोग जीते थे उनका एवरेज एज अप्रॉक्सीमेटली 40 आता था। अभी भाई साहब ये 68 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ है? आपके हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, आप बहुत सारे ऐसे बीमारियों का इलाज ढूंढ पाए हैं या कर पा रहे हैं जो पहले नहीं थी। जैसे कॉलेरा होता था, इंसान मर जाता था, और सिर्फ इंसान ही नहीं मरता था, पूरा भाई साहब गाँव गायब हो जाता था। क्यों? क्योंकि भाई साहब फैलता था। ठीक है, इट वॉज कंटेजियस। कॉलेरा में लोग मरते थे, एपिडेमिक डिजीजेस थी, प्लेग में लोग मरते थे, प्लेग चूहों से फैलता था। आज की तारीख में ये सब डिजीज़ है नहीं। टीबी में लोग मरते थे। ठीक है, ऑल दीज डिजीजेज वेर बेसिकली यूज टू एलिमिनेट पॉपुलेशंस इन ह्यूज नंबर्स, ये होता था पहले के ज़माने में। ठीक है, ये सब रुक गया है भाई साहब आपका, तो इसीलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी क्या हो गई भाई साहब? बढ़ गई है। ठीक है, ओके, मतलब एवरेज लाइफ कहाँ तक आप जी रहे हैं। एजुकेशन एंड लिटरेसी लेवल आर अदर इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, एजुकेशन कितना एजुकेशन है और लिटरेसी लेवल क्या है। एजुकेशन और लिटरेसी रेट दूसरा चीज़ है। एजुकेशन इज़ डिफरेंट। लिटरेसी रेट होता है 7 साल की उम्र और एक भाषा पे आपका नियंत्रण, एक भाषा को आपको जानना। ठीक है, ये है लिटरेसी रेट। एजुकेशन इज़ नॉट लिटरेसी रेट। एजुकेशन मतलब आप अभी 10th में हो, फिर 12th में जाओगे, फिर शायद कोई कॉम्पिटिटिव का एग्जामिनेशन दोगे, फिर क्वालिफाई करोगे, फिर या इंजीनियर या डॉक्टर बनो, जो भी है, ये आपका एजुकेशन है। ठीक है, दैट इज़ बेसिकली योर एजुकेशन, दैट इज़ नॉट योर लिटरेसी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट आपका हो गया है, आप पार कर चुके हो उसको। यू आर ऑलरेडी काउंटेड इन द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट फॉर महाराष्ट्र एज वेल एज फॉर इंडिया। यू आर ऑलरेडी काउंटेड इन दैट पॉपुलेशन। ठीक है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, लेस करप्शन, जेंडर इक्वालिटी एक्सेट्रा आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो डेवलपमेंट मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। हाँ, डेवलपमेंट का पहला सीढ़ी होता है पैसा, बट डेवलपमेंट इज नॉट ऑल अबाउट अर्निंग मनी। ठीक है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूँ। ठीक है, HDI अभी अब पढ़ेंगे भाई साहब, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। वी विल स्टडी दिस टुमारो। ओके ओके बच्चा पार्टी, वी वर डूइंग डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के जैसे देखो हमने अलग अलग देखा, अलग अलग लोगों की अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है डेवलपमेंट के ऊपर। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट देयर सिर्फ इनकम ही डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, इनकम डेवलपमेंट का एक बहुत प्रमुख हिस्सा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट वी कैन नॉट कंसिडर इनकम टू बी द ओनली एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज, दुबई एंड ऑल, दुबई तो नहीं चलिए, और भी बहुत सारे ऐसे कतार वगैरह है जहाँ पे वुमेन एजुकेशन हैज़ नॉट टेकन अ प्रायोरिटी, और मे बी वुमेन को लाइसेंस देना भी वहाँ पे कानूनी तौर पे स्थापित नहीं हुआ है। ठीक है, सो इन सम कंट्रीज वुमेन आर नॉट इवन अलाउड टू वोट। तो इस तरीके का डेवलपमेंट कोई मतलब नहीं रखता है। जब आप देखो, डेवलपमेंट का मतलब कब रखता है? जब सबके लिए हो, है ना। डेवलपमेंट जैसे आपने देखा कि सबके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है डेवलपमेंट का, है ना। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर जेंडर को ही आप इंक्लूड नहीं कर रहे होंगे, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपका कंट्री डेवलपमेंट हो रहा है? लेट्स से यू हैव अ लॉट ऑफ मनी,
and that money you have made because you have a lot of natural resources like oil, and the entire world is in need of oil. So you are selling that oil and you are becoming rich as a country, as a resident as well. But are you actually catering to the development of all round individuals? No. आप भाई साहब एक जेंडर को पूरा इग्नोर ही कर दे रहे हो, तो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट. इसको अपन डेवलपमेंट नहीं मान सकते हैं. ठीक है. सो HDI, अभी तो हमने देखा डेवलपमेंट का एक और एस्पेक्ट क्या है. व्हाट वाज इट? हमने 4 एस्पेक्ट पढ़े थे. क्या क्या था? पर कैपिटा इनकम, इनकम ही हो गया. इनकम एक था, पर कैपिटा इनकम, और क्या था? हाँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. हाउ मेनी किड्स below the age of 1 year are actually dying per 1000? that is called infant mortality rate. ठीक है, IMR जिसको हम बोलते हैं. तो ये अगर आपका हेल्थ सिस्टम वीक है वो इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, अगर आपका टीकाकरण ठीक से नहीं हो रहा है, इट इज नॉट एक्सेसिबल टू ऑल, देन देयर विल बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. तो ये हो गया दूसरा. तीसरा क्या हो जाएगा? लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट मतलब आपका how many people can actually read, write and speak one language and have crossed 7 years of age. That is basically literacy rate. What else? Net attendance ratio. ठीक है, net attendance ratio ये आपके लिटरेसी में ही आ जाता है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये तमाम चीज़ें आती हैं. ठीक है, डेवलपमेंट का हिस्सा है. ठीक है. सो वी हैव सीन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. जो सबको ज़रूरत है वो है आपका पर कैपिटा इनकम. ठीक है, which is what total income upon total population. ठीक है, per capita income is what? Total income upon total population. What else बच्चा पार्टी? Literacy rate. ठीक है, greater than 7 years of age and can speak, write and understand, speak, write and understand at least one language. ठीक है, ये हो गया आपका लिटरेसी रेट. और क्या है बोलो? What else? हाँ, IMR, infant mortality rate. ठीक है, चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 year. ठीक है, पर चाइल्ड डेथ बिलो द एज ऑफ 1 year पर 1000. दैट इज पर ईयर. दैट इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ठीक है, इन अ पर्टिकुलर रीजन, स्टेट, जो भी है. और क्या है भाई साहब? आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक है, एवरेज लाइफ कितना है आपका. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. और क्या है भाई साहब? एनीथिंग एल्स? हाँ, अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो. ठीक है, दिस इज बेसिकली नेट अटेंडेंस रेशियो. किसका लेते हैं अटेंडेंस हम? ओके, सो दैट इज बेसिकली चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 14 to 15 years. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड विच आर क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, और ये जैसे अब इसके पहले अपन क्या देख रहे थे, कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऐसे हैं कि एक को फेवर कर रहा है लेकिन दूसरे को नहीं फेवर कर रहा है. लेकिन ये ऐसे एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है जो सबके लिए है, एवरीवन. ठीक है, सबको भाई साहब ये चाहिए ही चाहिए. एवरीबडी इज कनेक्टेड टू दिस. तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन के नीड्स को और रिक्वायरमेंट्स को केटर करे, उसी को हम डेवलपमेंटल गोल्स मानेंगे. ठीक है, सो दीज वुड बी डेवलपमेंटल गोल्स एज अ कंट्री, एज अ रीजन, एज अ स्टेट, एज अ डिस्ट्रिक्ट और एज अ विलेज एज वेल. ठीक है, ओके. तो आप भाई साहब यहाँ पे द यूएनडीपी मतलब क्या? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, यूजेस अ क्राइटेरिया कॉल HDI. इसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं. ठीक है, आप लोगों में से कितने लोगों ने बेसिकली ये 26 जनवरी का शो देखते हैं? अरे भाई साहब छुट्टी है, टंगा फैला के सो जाओ भाई साहब, है ना, है ना. स्कूल में चले गए तो चले गए, 2 लड्डू मिल जाएंगे भाई साहब. लड्डू के लालच में अगर चले गए तो चले गए, वरना नहीं. मैं बोलता हूँ जो आपका रिपब्लिक डे का एक्चुअल प्रोग्राम जो दूरदर्शन में दिखाया जाता है, हाउ मेनी एक्चुअली बॉदर टू वॉच इट? ओके, आज से करीबन 2 या 3 साल पहले द पर्सन हु एक्चुअली प्रपोज्ड HDI, ही इज़ बेसिकली अ पाकिस्तानी, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान. ठीक है, उन्होंने पहली बार एक स्पीच दिया था रिपब्लिक डे में, और वो इंडिया के फॉर में दिया था. ठीक है, दैट पर्सन बेसिकली केम एंड गेव अ स्पीच. सो ये जो है, ही इज़ एक्चुअली अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान. इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रमोट किया. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है? ठीक है, आज की तारीख में कंट्रीज़ की रैंकिंग, कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, आपने देखा, जैसे हमने पूरे वर्ल्ड मैप में देखा, कुछ कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड हैं, और कुछ भाई साहब बहुत ही ज़्यादा लेस डेवलप्ड हैं. ठीक है, तो ये डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या है? हाउ डू वी रिकग्नाइज वेदर कंट्रीज आर डेवलप्ड और नॉट? वी यूज HDI, which is known as Human Development Index. ठीक है, ओके.
The Human Development Index is a statistic of 3 indicators used to rank countries in their level of human development. तो क्या क्या 3 indicators है? 3 factors are taken into consideration. 1, gross national income GNI per capita. ये PCI का ही एक वर्जन है, ठीक है. पहला आपका क्या है? नेशनल इनकम. क्योंकि भाई साहब पैसा तो पहले बनना चाहिए, है ना. कुछ भी हो, किसी भी कंट्री में पहले पैसा तो बनना चाहिए ना. लोग पैसे तो बनाने चाहिए. इनकम ही नहीं रहेगा तो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कैसे पूरा करेंगे, ठीक है. तो ये हो गया ग्रॉस नेशनल इनकम. फिर क्या है आपका? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स व्हाट? कि आपका 1 साल तक किसी नवजात शिशु का कितने दिन तक बचे रहने की संभावना है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. और तीसरा आपका भाई साहब क्या है? मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव, ठीक है. 25 साल के ऊपर जो लोग हैं उनका मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है. जैसे समझ लो भाई साहब सूरज ने 10 तक की पढ़ाई की है, ठीक है. सोहम पाटिल भाई साहब यू नो लेट्स से ही इज बेसिकली अ ग्रेजुएट, ठीक है. ग्रेजुएट मतलब 10 + 2 + 5 मतलब 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन उसने पूरा किया है. इसने 10 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पूरा किया है. इसने लगता है 12 तक की पढ़ाई की है. तो एक ने 12 तक पढ़ाई की, एक ने 15 तक पढ़ाई की और एक ने 10 तक. तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा? इसी को आप मीन बोलेंगे. 2 + 5 7, 1 + 1 2 3, ठीक है. 27. तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 9 ईयर्स. तो 9 ईयर्स आता है इनका एवरेज स्कूलिंग, ठीक है. तो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल ऑफ 25 एंड अबव. तो 25 साल से जो ज़्यादा लोग हैं उनका मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है, एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है. क्योंकि लिटरेसी रेट आपको कुछ बताता नहीं है. आपको लिटरेट होने के लिए एज पर लिटरेसी रेट आपको कॉलेज की सीढ़ियाँ चढ़नी ज़रूरी नहीं है, राइट. कोई भी इंसान एक भाषा तो बोल समझ और जान ही लेगा भाई साहब अपने पूरे, ठीक है. तो वो तो सीख ही लेगा, वो घर पे भी रहेगा तो भी सीख लेगा. ही डजंट हैव टू गो टू स्कूल. तो इसीलिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया लिटरेसी रेट का क्या है कि आप मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को निकालें, ठीक है. मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव. जो भी 25 साल प्लस के लोग हैं उनका मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना रहा है, दैट इज देयर, ठीक है. तो ये 3 है, इनको नोट कर लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. आप लोग नोट बिल्कुल करते नहीं हैं. जल्दी 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 फटाफट फटाफट क्विक क्विक क्विक. डन. तो ये एक प्रॉपर क्राइटेरिया है. देखो ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम. ग्रॉस नेशनल इनकम में क्या क्या आ जाता है. देखो अभी देखो जैसे क्या है कि इंडिया एक कंट्री है, ठीक है. इंडिया एक कंट्री है. यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे लोग बिजनेस कर रहे हैं, सर्विसेज हो रही हैं. इसका एक इनकम टोटल इनकम जनरेट होगा. इसको अपन ने टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया तो अपने को क्या मिल गया? पर कैपिटा इनकम, ठीक है. फिर अभी जैसे समझ लो सूरज ने पढ़ाई लिखाई की भाई साहब और वो बाहर गया इंडिया के, ठीक है. ही हैज़ गॉन आउटसाइड इंडिया. ही इज़ अर्निंग वेल देयर एंड ही इज सेंडिंग द मनी बैक टू इंडिया टू हिज पेरेंट्स. इज दिस नॉट एन इनकम? इज दिस नॉट एन इनकम? ये बंदा इंडिया में नहीं है, ये बाहर चला गया है और वहाँ पे जो वो अर्न कर रहा है वो पैसे वो वापस अपने फैमिली को भेज रहा है और फैमिली अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रही है उससे. फैमिली इज बाइंग गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन इंडिया. सो इज दिस नॉट एन इनकम? लेकिन इस इनकम को तो आप गिन ही नहीं रहे, यू आर नॉट कंसिडरिंग दिस इनकम, ठीक है. तो इसीलिए ग्रॉस नेशनल इनकम में ये जो लोग बाहर जाते हैं ना इनका भी इनकम कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है. और गवर्नमेंट मतलब इसको रोक नहीं रही है,
ठीक है, कि बाहर मत जाओ, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा खासा इनकम है, गुड इनकम है। क्योंकि देखो अगर समझ लो सूरज इंडिया में काम कर रहा है तो इंडिया में भी वो पैसे जनरेट कर सकता है, लेकिन इंडिया के रोड्स यूज़ करेगा, इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा, इंडिया के रिसोर्सेज यूज़ करेगा। यही सूरज अगर बाहर चला जाता है, ठीक है, भले ही हमारा ब्रेन ड्रेन हो गया भाई साहब, हमने समझ लो एक इंटेलिजेंट इंसान को खो दिया, लेकिन वो पैसा वापस भेज रहा है, मतलब विदाउट यूजिंग द रिसोर्सेज इन इंडिया ही इज एक्चुअली सेंडिंग द मनी बैक टू इंडिया। ठीक है, दोनों भी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, ओके, जैसे आप देखोगे तो गवर्नमेंट ना एनआरआईज को इंक्रीज, एनआरआईज मतलब समझते हैं आप, व्हाट इज एनआरआई? नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब आप इंडियन हैं लेकिन आप काम काज या बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप अगर देखोगे एनआरआईज के लिए मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कोटा होता है। ठीक है, उनके लिए स्पेशल सीट्स होती हैं उनके बच्चों के लिए। प्लस एनआरआईज के लिए बैंक वगैरह जब आप अकाउंट वगैरह खोले जाएंगे ना, बहुत ईजी प्रोसेस है, बैठे बिठाए हो जाएगा। सो बहुत सारे ऑफिशियल काम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एनआरआईज को एनकरेज करती है। ठीक है, क्योंकि भाई साहब अच्छा खासा पैसा वो भेज रहे हैं। ये क्या हो गया, ऐसा क्यों ब्लैकआउट हो गया? क्या किया तूने? मक्खी। ठीक है, सो ये आपके 3 फैक्टर हो गए, ग्रॉस नेशनल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, लेट्स सी दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अभी ये सब आपके क्राइटेरियाज हैं, इसका भी नोट कर लीजिए जैसे जैसे है। ठीक है, 0.8 से भाई साहब अगर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहां तक आ रहा है, 0.8 से भाई साहब 1 तक आ रहा है तो वेरी हाई है। ठीक है, अगर 0.7 से 0.799 तक है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8 तक है तो हाई है। 0.555 से 0.699 तक है तो मीडियम है। 0.350 से 0.544 तक है, लो है। अभी तक हमको ऐसा कोई कंट्री नहीं मिला है जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.35 से लेस हो। ठीक है, सो सारे कंट्रीज का मूल्यांकन होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, और ये क्राइटेरियाज हैं, मतलब 0.35 से 0.55 तक अप्रॉक्सीमेटली जिसका भी हो वो लो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। 0.55 से 0.699 तक जिसका हो, ठीक है, वो मीडियम है, एंड फाइनली हाई एंड देन वेरी हाई। ठीक है, ये आपके क्राइटेरियाज हैं। जैसे आप बोलते हो ना कि भाई किसी को अगर 95% के अबव आया तो ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट मे बी। ठीक है, जैसे हम स्टूडेंट्स में क्राइटेरिया डालते हैं वैसे ही आपके नेशंस में भी ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं। नेशंस ऑल्सो हैव क्राइटेरियाज। ठीक है, आर वी क्लियर? हैज एवरीबडी रिटन दिस? बहुत जरूरी है भाई साहब, लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.8 से 1.00 तक, 0.7 से 0.799 तक, 0.55 से 0.699 तक मीडियम, एंड फाइनली 0.35 से 0.55 तक लो। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम? क्लियर है भाई साहब, क्लियर है? ओके ओके ओके, आगे बढ़ा जाए, शैल वी गो अहेड, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। HDI इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो बिटवीन 0 and 1। तो HDI को हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ रेशियो बिटवीन 0 and 1, किसी का भी 1 से ज़्यादा नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इट इज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, एंड 0.35 के नीचे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, जनरली 0.35 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, हाईली डेवलप्ड रीजन्स वैल्यू क्लोज टू 1, जितना 1 के क्लोज आते जाएंगे आपका HDI, जितना 1 के क्लोज आता जाएगा उतना ही हाईली डेवलप्ड रीजन या कंट्री होगा। ठीक है, सो अगर आप देखोगे ये जो आपको डार्क ब्लू दिख रहा है, ठीक है, ये हाईली डेवलप्ड रीजन है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज एनीवेयर बिटवीन 0.8 to 1। ठीक है, ये सब आपके भाई साहब हो जाएंगे 0.8 to 1। ठीक है, ये भी आपका भाई साहब हो जाएगा 0.8 to 1, यहाँ पे भी आपका देखो 0.8 to 1, 0.8 to 1। ठीक है, 0.7 से लेकर 799 तक भी भाई साहब हाई है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह ये वाले कंट्रीज हो गए 0.79, 0.7 to 0.799 अप्रॉक्सीमेटली 8, ये सब आपको कंट्रीज दिख रहे हैं। 0. मीडियम है, देखो इंडिया बेसिकली किस में आ रहा है, मीडियम में आ रहा है, 0.555 से लेकर भाई साहब 0.699 तक, इंडिया इज बेसिकली इन मीडियम। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? लेस डेवलप्ड रीजन्स वैल्यू क्लोजर टू 0, तो जितने भी लेस डेवलप्ड रीजन्स होंगे वो 0 के क्लोजर होंगे। ठीक है, ओके। डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2016, तो अगर आप देखोगे
ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा श्रीलंका का कितना आया है 10, ये आपका डॉलर्स में है, ठीक है, दिस इज बेसिकली डॉलर्स में 10,789। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब 75 ईयर्स, ठीक है, इंसान अगर पैदा हुआ है तो अप्रॉक्सीमेटली एवरेज वो 75 ईयर्स तक जिएगा, ठीक है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 10.9 आया है, ठीक है। HDI रैंक इन द वर्ल्ड कितना आया है भाई साहब, तो उसको अपन बाद में देखेंगे। जैसे पाकिस्तान है, देखो आपका डॉलर में इनकम कितना पर कैपिटा, बहुत ही कम है, इसका आधा 5031। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो गया है, देखो ऑलमोस्ट 10 साल कम हो गया है, ठीक है। और अगर आप देखोगे मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जस्ट 5 ईयर्स है, 5 साल आपका मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, 5663, नॉट अ वेरी प्रॉमिसिंग नंबर, ठीक है। अगेन बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका विच इज 68.3, ठीक है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज जस्ट 6.3। समझ में आ रहा है? आप कितने साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं? 10 तो हो गया है ना, लेकिन अगर ऐसे पूरे इंडिया में गिना जाए तो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज जस्ट 6, ठीक है, 6.3 ईयर्स विच इज़ नॉट अ वेरी प्रॉमिसिंग नंबर, ठीक है। इसका देखो आपका श्रीलंका हैज़ अ HDI ऑफ 0.768, 0.768, उसका रैंकिंग है 73, कंट्री का रैंकिंग है 73, लेकिन HDI कितना है भाई साहब आपका? HDI है भाई साहब आपका 0.768, ये HDI हो गया, ठीक है, ओके। इसका कितना रैंकिंग है भाई साहब? 147, ठीक है। और कितना है इसका देखो 0.562, 562, और इनका भाई साहब कितना है 131 विच इज हैविंग 0.624, नॉट वेरी प्रॉमिसिंग, ठीक है, 0.624। अगेन देखो हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान भाई साहब किस कैटेगरी में आ रहा है? 562 है ना, चलो बच गया, इसी कैटेगरी में है ना, समझ में आ रहा है ये? तो अगर आप देखोगे नॉट वेरी प्रॉमिसिंग, सो वी आर स्टिल एज अ मीडियम लेवल डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, मीडियम लेवल डेवलप्ड कंट्री, ओके। सो ये आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, ओके ओके ओके। नॉर्वे इज नंबर 1 विद एन HDI ऑफ 0.949। नॉर्वे में सबसे ज्यादा है देखो HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 949। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ साथ एक और चीज पैरेलली चलती है, वो है हैप्पीनेस कोशेंट, ठीक है। और आप देखोगे नॉर्वे लगातार करीब 10 सालों से हैप्पीनेस कोशेंट में सबसे ज़्यादा है, पीपल आर हैप्पी के। वाई आर दे हैप्पी? हैप्पी मतलब हाँ कर रहे हैं, हूँ कर रहे, नहीं। हैप्पीनेस मतलब क्या है? उनके लाइफ में स्ट्रेस कम है एंड पीपल वांट टू लिव आउट देयर, ठीक है। आप एक मूवी आई है रानी मुखर्जी की, पता नहीं किसी लोगों ने देखा है कि नहीं, नेटफ्लिक्स पे है कि कहीं पे तो है। वो एक एक्चुअली स्टोरी पे बेस्ड है जो आज से करीबन 4-5 साल पहले हुआ था, कोरोना के पहले, ठीक है। तो वहाँ पे एक इंडियन कपल थे अपने बच्चों के साथ, ठीक है, मतलब एक फैमिली थी बेसिकली, इंडियन फैमिली। और हम तो भाई साहब मारूंगा, एक ऐसा उसने कुछ बोला या शायद मारा भी अपने बच्चे को, जैसे पेरेंट्स करते हैं इंडिया में। और नेबर्स ने ये सुना और नेबर्स ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया कि ऐसा हो रहा है, बच्चे के शायद टॉर्चर हो रहा है। पुलिस आई, बच्चे को रिमांड पे लिया, क्वेश्चनिंग किया और बच्चे को सीधा डिपोर्ट किया गया इंडिया में, ये कहकर कि ये जो बच्चे हैं इनके लिए लाइफ को खतरा है इनके पेरेंट्स से। बच्चे को डिपोर्ट किया गया इंडिया में इनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास। आप सोचिए किस लेवल ऑफ थिंकिंग की है वहाँ पे, क्या लेवल ऑफ थिंकिंग है। जो हमारे लिए नॉर्मल है, बुक वैसा मार देंगे, वैसा वहाँ पे वैसा नहीं हो सकता। सो इमेजिन द थिंकिंग लेवल आउट देयर। इस पर एक मूवी बनी है एक्चुअली। मुखर्जी फैमिली थी और उनको अपना बच्चा खोना पड़ा मतलब डिपोर्ट, उनको मतलब मिलने भी नहीं दिया गया। दे वर डायरेक्टली डिपोर्टेड बैक टू इंडिया, ठीक है, सीधा डिपोर्ट किया पुलिस ने। और उनको भी धमकी दे दिया कि भाई अगर आपको रहना है तो कायदे कानून के साथ रहिए, नहीं रहना तो आपको भी डिपोर्ट कर देंगे अपन। देन देखिए आप देख लीजिए, अभी इतने हाई पेड जॉब पे वो थे कि अपना जॉब नहीं छोड़ पा रहे थे, लेकिन ऐसा है सिचुएशन। मेरा एक दोस्त है और ये मैंने ये घटना अपने सामने देखी है। तो दोस्त का जो मतलब बहन है, शी स्टेज इन US, सो शी हैड कम डाउन विथ हर किड एंड शी वेंट फॉर सम वर्क। अपने मामा के घर पे थे लोग। मेरा दोस्त उसका भाई है ना, मतलब मामा है। तो मेरा दोस्त तो हम लोग ऐसे घर पे थे उसके, और ये जो उसकी बहन थी वो बच्चे को मामा के पास छोड़कर बाहर गई। मामा और मामा की फैमिली वगैरह है। तो ये बच्चा शरारती है, छोटा बच्चा है, ठीक है। तो मामा ने बोला हट, ऐसे किया, ज़्यादा बदमाशी किया मारूंगा। तो इसने ना, जो आपके घर में ये होता है ना, क्या कहते हैं, इंटरकॉम, तो इंटरकॉम उठाया उसने और ऐसे ऐसे दबा रहा, ऐसे कर रहा है। छोटा सा बच्चा इतना,
तो इसने पूछा क्या क्या कर क्या रहे, तो बोला आई एम कॉलिंग 911। 911 बेसिकली इमरजेंसी नंबर होता है यूएस में। आप किसी भी इमरजेंसी के लिए उसमें फ़ोन कर सकते हैं, और स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाता है कि आप 911 डायल करो। अगर आपके पेरेंट्स से भी मारा रहेगा तो भी 911 डायल करो। तो इसके मामा ने तो मारा भी नहीं था, फिर धमकी दी थी। तो ये अभी इसको क्या मालूम कि ये यूएस नहीं इंडिया है। वो भाई साहब इंटरकॉम का फ़ोन उठाकर 911 डायल कर रहा है, ठीक है। सो दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, ठीक है। दैट इज़ द लेवल ऑफ थिंकिंग आउट देयर। आप सोचिए ये HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इतना ऊपर है वहाँ पे। हमारे लिए जो तमाम बातें हैं एकदम आम बातें हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक है। कोई रोड पे कैसे सो सकता है, ठीक है, कोई भिखारी कैसे हो सकता है, ऐसी चीज़ें वो मतलब यू नो दे कैन नॉट इवन इमेजिन, ये वो इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। द लेवल ऑफ लाइफ आउट देयर इज सो हाई, ठीक है। कोई पेरेंट होकर अपने बच्चों को डांट कैसे सकता है, या मारने की धमकी भी कैसे दे सकता है, मारना तो दूर है, ऐसा मारने की धमकी भी कैसे दे सकता है। दिस इज द लेवल ऑफ थिंकिंग आउट देयर, जो हमारे लिए भाई साहब, हमारे लिए जैसे ये उनका रहन सहन हमारे लिए अचरज भरा है, वैसे ही उनका हमारे लिए जो रहन सहन है वो भी अचरज भरा है, ठीक है। मेरी बहन यूएस में थी कुछ सालों तक, नाउ शी इज़ इन कलकत्ता। तो एक बार मतलब मेरे जो इन लॉ मतलब मेरे बहन के जो इन लॉज हैं, मतलब मेरे जिया जी के जो मम्मी पापा हैं, तो ऑब्वियसली वो भी गए थे, यूएस गए थे। और हम जब भी ट्रैवल करते हैं हमारी एक आदत होती है भाई साहब, कपड़ों को धोना अच्छे से और मतलब सुखा के टांग के दे देंगे। इन्होंने भी वही किया भाई साहब, कपड़े धोए और बस जब गैलरी में ये 10 मिनट में एक नोटिस आ गया, पुलिस से आया, मतलब वहाँ के कम्युनिटी पुलिस से आया कि आप ये जो कपड़े टांगे हैं आपने, ये हमारे पूरे बिल्डिंग के शो को ख़राब कर रहा है, इट्स अगेंस्ट द एस्थेटिक्स। अगर आपने अगले 10 मिनट में इसको नहीं हटाया तो हम $100 का फ़ाइन मारेंगे, अगले आधे घंटे में अगर आपने नहीं उठाया तो हम $500 का फ़ाइन मारेंगे, और अगर फिर भी आपने नहीं उठाया तो आपको ये छोड़कर जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू अबैंडन दिस प्लेस एंड गो। ऐसा नोटिस आ गया। सोचिए एस्थेटिक ब्यूटी, मैं अपने घर पे कपड़े सुखा रहा हूँ अपने बालकनी में, इससे कॉलोनी का एस्थेटिक ब्यूटी बिगड़ रहा है। ऐसा लेवल ऑफ थिंकिंग है। और हम तो भाई साहब बॉटल पानी पिया लिप फेंकते भाई साहब, थूका, कहाँ थूक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, राइट। आई मीन look at the standard of living and look at the standard of their thinking। आपको क्या लगता है ये प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, वो स्वच्छता क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ही हैज़ बीन टू दीज प्लेसेस, है ना भाई, ये बाहर घूमे हैं और इसीलिए भाई साहब ये देखा है इन्होंने। और जनरल कॉन्सेप्ट यही है बाहर के लोगों का कि एशियंस आर डर्टी, वेरी डर्टी, सुपर डर्टी, स्टे अवे फ्रॉम देम, ऐसा उनका मानना ही है, ठीक है। तो ये इनका सोच देखिए कैसा है, ठीक है। तो नॉर्वे इज नंबर 1 विथ, आप ये सब आंकड़े देख रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ों के साथ साथ लाइफ में भी बहुत अंतर आ जाता है। आप एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हम 0.67 को क्रॉस करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ऐसे कंट्री की बात कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट 1 टच हो रहा है, आपसे ऑलमोस्ट डबल है वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आप सोचिए वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या होगा, ठीक है। आप अगर वहाँ पे चले गए तो आपको अलग से पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी 2-3 महीना कि वहाँ पे रहना कैसे है, वहाँ के समाज में या सिस्टम में फिट कैसे होना है, समझ में आ रही है। एंड दैट्स बेसिकली अ मिसफॉर्च्यून, ठीक है। सो नॉर्वे इज नंबर 1 विद एन HDI ऑफ 0.949। राइट एंड नोट ऑन HDI। तो HDI होता क्या है भाई साहब? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ यूज्ड द क्राइटेरिया ऑफ HDI टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। तो UNDP ने भाई साहब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग चीज़ें हैं, तो भाई सबका प्रायोरिटी एक है। पहला तो हो गया आपका ग्रॉस नेशनल इनकम, दूसरा हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और तीसरा हो गया भाई साहब आपका क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या थे HDI के 3 पैरामीटर्स? हाँ क्या नहीं, लिटरेसी रेट इज नॉट, नहीं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आफ्टर यू अटेन 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं भाई साहब क्या क्या है आपका। ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, ये पहला हो गया HDI का। दूसरा क्या है बोलो? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई पैदा हुआ है तो उसके जीने की संभावना कितनी है। भाई देखो, हम पहले इसके पहले क्या बोल रहे थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जब भी कोई बच्चा अपना 1 साल पूरा करता है ना, तो वो बहुत सारे रोगों से ऑटोमेटिकली क्रॉस कर चुका है जो उसके लिए जानलेवा हो सकती थी, ठीक है। बहुत क्रूशियल होता है उसका पहला 1 साल, उसमें मैक्सिमम डेथ्स होते हैं,
ठीक है। तो अगर 1 साल किसी ने पार कर दिया है तो नाउ स्टेबल हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बहुत लाजमी है कि वो शायद अपना पूरा उम्र जी ले, ठीक है। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हो गया। और तीसरा क्या है भाई साहब आपका, तीसरा हो गया आपका स्कूलिंग, नंबर ऑफ स्कूलिंग ईयर्स आफ्टर ही हैज अटेन्ड 25। तो जितने भी 25 साल के ऊपर लोग हैं उनका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है, ठीक है। और यही देखो लिटरेसी रेट तो वेग कॉन्सेप्ट है, किसी को स्कूल जाने की या शिक्षित होने की एक्चुअली या ग्रेजुएट होने की भी जरूरत नहीं है, 8वीं पास भी होने की भी जरूरत नहीं है ना, 10वीं और 12वीं तो छोड़ दो। एनी पर्सन हु इज स्टेइंग एट होम हैज नेवर बीन टू स्कूल ऑल्सो कैन लर्न 1 लैंग्वेज ईजिली, ठीक है। तो इसीलिए स्कूलिंग कितना हुआ है, 25 साल से ज़्यादा उम्र वालों का कितने परसेंटेज वहाँ पे स्कूलिंग हुआ है, ये आपका HDI है। और यहाँ पे हम मार खाते हैं। हम भले ही बोल दे बस साहब केरला में 100% लिटरेसी है, बहुत सारे स्टेट्स में अभी ऑलमोस्ट 70 to 80% लिटरेसी है, ये सब बातें हैं, लेकिन लिटरेसी रेट है क्या भाई साहब, कुछ नहीं है। कोई भी अचीव कर सकता है। अगर इस पूरे राष्ट्र के सारे स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया जाए तो भी शायद लिटरेसी रेट आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि एक भाषा तो कोई ना कोई सब सीख ही जाएंगे, घर में रहकर भी सीख सकते हैं, है ना। तो ये दैट इज़ नॉट बेसिकली अ क्राइटेरिया टू assess literacy. The Human Development Index is a measure of assessing countries' progress in 3 basic dimensions of human development. A long and healthy life. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों, जितना आपका लॉन्ग लाइफ होगा, जैसे अभी आपने देखा श्रीलंका में कितना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 है, इंडिया में कितना है 68 है। तो चट से आपके मन में क्या आएगा, किसका हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा, ऑब्वियसली श्रीलंका का। The more is the average life of a person in a particular country, the more developed the healthcare system would be, the more developed the vaccination programs would be, है ना। ये तो डायरेक्ट इंडिकेशन मिलेगा, ओके। एंड एक्सेस टू डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो आपका भाई साहब क्या है, ये ग्रॉस नेशनल इनकम हो गया, ठीक है। कंट्रीज आर रैंक्ड बेस्ड ऑन अ स्केल रेंजिंग बिटवीन 0 to 1। 0 इज लो एंड 1 इज हाई। 0.35 के नीचे डेटा अवेलेबल नहीं है, तो 0.35 से हमारा कार्यक्रम चालू होता है कंट्रीज को कैटेगराइज करने का। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम, ओके। सो इतना आपको लिखना पड़ेगा इफ यू आर आस्क्ड अबाउट। एक्सप्लेन द 3 कंपोनेंट्स, क्या क्या है भाई साहब, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये क्या है, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो लगभग कितना जी जाएगा, हाउ मच टाइम विल ही बी लिविंग। ग्रॉस नेशनल इनकम दैट इज पर कैपिटा, ये तो पहले भी था। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ ईयर इंक्लूडिंग, यहाँ पे जो इंक्लूड किया गया है वो क्या है, इनकम फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। जैसे आप फॉरेन कंट्री में, इसके पहले पर कैपिटा इनकम में आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहे थे। अगर आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पे पैसा कमा रहे हैं और वही पैसा घर पे भेज रहे हैं, तो ये तो बैठे बिठाए वाला इनकम हो गया ना इंडिया के लिए। इंडिया के लिए तो बैठे बिठाए वाला इनकम हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंडिया को इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो इंडिया को भाई साहब इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। इट इज बेसिकली इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, ठीक है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल लिविंग देयर। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज बिटवीन 25 एंड ईयर, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड बाय द पीपल एजेस 25 एंड ओल्डर। 25 क्यों लिया गया है, वाई 25, वाई नॉट 15, वाई नॉट 10, वाई नॉट 1, 2, वाई 25? सब पढ़ाई लगभग हो जाती है, ठीक है। आप देखो जैसे अगर आपका अभी कितने के हो भाई साहब, 15, और 2 साल में 12th करोगे 17, ठीक है, फिर और 3 साल का ग्रेजुएशन होगा 20, अगर 1 साल फेल हो गए तो 21, ठीक, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने MBBS किया, मतलब मेडिकल किया, तो भी कितना होगा, 5 साल, वो जो सबसे लंबा चलता है, तो उसमें भी आप 22, 23, 24 तक आप कंप्लीट कर ही लोगे, है ना। यू विल बी बेसिकली कंप्लीटिंग इट। तो 25 ईयर्स तक सब अपना स्कूलिंग लगभग कंप्लीट कर ही लेते हैं, ओके। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, अभी अगर डेवलपमेंट होता है तो इसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या है, मेंटेन करना। आपने 9th में भाई साहब जम के पढ़ाई की और 95% आ गया, अभी 10th में आप घुसोगे तो आप सस्टेन नहीं कर रहे हो, है ना, अपने क्वालिटी को आप सस्टेन नहीं कर रहे हो, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। समझ में आ रही है, सस्टेन करना मतलब मेंटेन करना। भाई साहब 6 में भी मैं 90 के ऊपर लाया था, 7th में भी लाया था, 8th में भी लाया, तो ये एक रेगुलर स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट अपने क्वालिटी ऑफ डिलीवरी को सस्टेन कर पा रहा है। सो इसी तरह से जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो उसको सस्टेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। भाई साहब आप समझ लो कामोटे में बहुत सारी बिल्डिंग्स बना दी आपने, भाई साहब लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड नहीं है, ये सारे तमाम एमिनिटीज़ नहीं है,
इधर बिल्डिंग में स्विमिंग पूल बना रखा है लेकिन स्विमिंग पूल में पानी नहीं है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का रहेगा तो हम बोलेंगे भाई साहब स्काई स्क्रेपर्स बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? 30-30, 40-40 माले की बिल्डिंग बना दिया आपने, लेकिन उसको आप सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हो। उसको सस्टेन नहीं कर, कोई आएगा क्या रहने के लिए? नहीं आएगा, राइट। कोई अंधेरे में तो नहीं रह सकता ना भाई साहब, बेसिक एम्यूनिटीज़ तो होनी चाहिए। तो इसीलिए डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए? सस्टेन। इसको अपन सस्टेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकें, ठीक है। डेवलपमेंट इज बेसिकली आपका सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है। ओके, सपोज फॉर द प्रेजेंट अ पर्टिकुलर रीजन इज क्वाइट डेवलप। एक भाई साहब बहुत डेवलप रीजन है, जैसे भाई साहब MNR स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, ठीक है। अभी वहाँ पे कोई टीचर ही नहीं है पढ़ाने को, तो फिर क्या होगा? पहले साल लोग देखेंगे, फिर कंप्लेन करेंगे, फिर दूसरे साल परेशान होकर स्टूडेंट्स को छुड़ाकर दूसरे स्कूल में लगा देंगे, है ना। यही होगा ना भाई साहब। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड स्पेस, you were not able to run the show because you were not focused on sustainability. You were not focused on hiring teachers who would impart education. ठीक है, तो ये आपका भाई साहब एक केस हो जाएगा। Suppose for the present a particular region is quite developed, बहुत डेवलप्ड है भाई साहब कोई रीजन। We would like this level of development to go up further, और हमको चाहिए कि भाई साहब ये डेवलपमेंट और आगे बढ़े और ऊपर आए, ठीक है। ओके, सो व्हाट विल वी डू, ठीक है, और एटलीस्ट टू बी मेंटेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। डेवलपमेंट के ऊपर डेवलपमेंट होना चाहिए या डेवलपमेंट को सस्टेन करना चाहिए। जैसे अगर आप समझ लो किसी को उसके दादा परदादा लोग बहुत सारा वेल्थ छोड़कर गए, करोड़पति है, लेकिन वो अपनी अय्याशी में सब कुछ खत्म कर दिया, तो इसका मतलब क्या किया? उसको जो वेल्थ या प्रॉपर्टी मिला था वो सस्टेन नहीं कर पाया उसको। सो सस्टेनेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, और एटलीस्ट टू बी मेंटेन्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ओके, सो व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी पीपल? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग, ठीक है, दैट प्रेजेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। हम जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं, जिस तरह से वी आर डेवलपिंग, ठीक है, सस्टेनेबल नहीं है। मतलब हम इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हम काफ़ी सारा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, काफ़ी सारा हैजार्डस एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और इससे होगा क्या? आगे चलकर जो डेवलपमेंट हमने अभी तक अचीव किया है उसको आगे नहीं ले जा पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट, ठीक है, वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट इन द लॉन्ग रन। Okay, in many parts of India, groundwater, which is a renewable resource, is under a serious threat of overuse. तो ग्राउंड वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। कैसे? बारिश होती है, ग्राउंड लेवल बढ़ता है, लेकिन अभी इतना हमने उसको पोल्यूट कर दिया है या उसको अनकंज्यूमेबल बना दिया है, तो ये थ्रेट में आ गया है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ग्राउंड वाटर विच इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, बारिश से भाई साहब वो रिन्यू होता है, इज अंडर अ सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज। इतना ज़्यादा अपन उसको यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को छोड़कर बाकी इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी हम इतना ज़्यादा यूज या मिस यूज़ कर रहे हैं कि इट इज़ नाउ कमिंग अंडर अ थ्रेट ऑफ ओवर यूज, ठीक है। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स, ठीक है। मतलब ये जो 1/3 ऑफ द कंट्री, देखो भाई साहब गाँव में एक बड़ा कुआं होता है तो क्या भीड़ लगती है, इस तरीके का मामला होता है, ठीक है। आप भाई साहब बैठे बिठाए आपके टैप खोलेंगे और पानी आ जाएगा, और सोहम पाटिल जो है ब्रश करता रहेगा पानी चलाकर, भाई साहब वो वेरी गुड, है ना। तो आप ऐसा पानी वेस्ट करते हैं ना, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे ऐसे लोगों को हांडा वांडा लेकर भाई साहब लाइन लगानी पड़ती है। इमेजिन द प्लाइट, इमेजिन द स्ट्रेस भाई साहब। ऊपर इतनी तड़तड़ाती धूप में अगर आप इतने भीड़ में मारा मारी करके 2 हंडा पानी लेकर घर तक पहुंच गए तो आपने कुछ अचीव कर लिया, ठीक है। बाकी का बाद में सोचेंगे, ठीक है, पानी तो पहुंचे घर में। तो दिस इज द फाइट दैट दे हैव टू डू, ठीक है। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग द ग्राउंड वाटर रिजर्व्स, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, क्रूड ऑयल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अभी देखो क्रूड ऑयल जो है जिससे हम पेट्रोलियम डीजल वगैरह बनाते हैं, ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। वुड लास्ट ओनली फॉर 53 ईयर्स। ऐसा साइंटिस्ट ने बोला है कि जिस तरह से हम क्रूड ऑयल को यूज़ कर रहे हैं, इट विल लास्ट ओनली फॉर 53 मोर ईयर्स। 50 साल के बाद आपको भाई साहब तेल नहीं मिलेगा। कर लो भाई, तब गाड़ी चला लियो, ठीक है। तब आप बोलेंगे हाँ इलेक्ट्रिसिटी में चलाएंगे भाई साहब, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी तो एनर्जी लगती है, ठीक है। तब इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए खतरा बन जाएगा, ठीक है। मोर इन द वर्ल्ड इफ पीपल कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट एट द प्रेजेंट लेवल। जिस तरह से हम गाड़ियों का यूज़ कर रहे हैं, देयर विल बी अ टाइम व्हेन वी वोंट हैव एनी क्रूड ऑयल लेफ्ट, ठीक है। एंड व्हेन वी वोंट हैव एनी क्रूड ऑयल लेफ्ट, ऑब्वियसली ऑल ट्रांसपोर्टेशन इज गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड। सारे ट्रांसपोर्टेशन आपके इम्पैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, 50 सालों में वी विल गेट एग्जॉस्टेड। हम क्रूड ऑयल को यूज़ करें लगभग 100 सालों से,
100 सालों से हम तेल को यूज़ कर रहे हैं, तो 100 सालों में, इन 100 सालों में इसके पहले जितना बना था उस सब को हमने यूज़ कर लिया है। इंसान इतना लालची है कि भाई साहब 100 सालों में करोड़ों साल से जो तेल बना था उसको अपन ने एग्जॉस्ट कर दिया, ठीक है। इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर मे बी फ्रॉम टाइम इनफाइनाइट, दिस हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड एंड विद इन 100 ईयर्स वी आर गेटिंग एग्जॉस्टेड, ठीक है। 100 सालों से हम यूज़ कर रहे हैं, अगले 50 साल में ये ख़त्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अब्रॉड एज द स्टॉक्स ऑफ क्रूड ऑयल आर लो, ठीक है। कंट्रीज लाइक यूएसए विच हैव लो रिजर्व्स वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर। तो ये क्या करते हैं भाई साहब, जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जैसे यूएस, ये क्या कर रहा है, इसके पास लो रिजर्व है, ये पावरफुल है, तो ये क्या करेगा, उन सारे कंट्रीज को अपने साथ रखेगा, या लो मतलब जिनको जैसे समझ लो कुवैत है और इराक है, इन दोनों में भाई साहब लड़ाई है, तेल दोनों के पास है। अमेरिका क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा भाई साहब, और अमेरिका क्या करेगा, इसको सपोर्ट करते हुए इसको भगाएगा। सो दैट इज व्हाट अमेरिका डज। अमेरिका इज अ सुपर पावरफुल नेशन। सो कंट्रीज लाइक यूएसए विच हैव लो रिजर्व्स वांट टू सिक्योर ऑयल। सिक्योर ऑयल मतलब कब्जा करना, सिंपल, ठीक है, कब्जा करना थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर। मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर से वो भाई साहब कब्जा करना चाहता है सारे तेल के रिसोर्सेज पे, ठीक है। तो आप देखिए जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उन पे यूएस का डोमिनेशन रहेगा, बिकॉज दे वांट मोर एंड मोर ऑयल फ्रॉम देम, ठीक है। ओके, consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific, ठीक है। ये रीजन स्पेसिफिक या नेशन स्पेसिफिक नहीं है, अभी ये इंटरनेशनल हो चुका है। अगर किसी कंट्री ने बहुत बुरी तरह से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डिटेरियोरेट किया है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ये पूरे वर्ल्ड में फैलेगा, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो जितने भी आपके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस हैं, ठीक है, डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। ये नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। दिस इश्यू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज। तो ये भाई साहब एक नया एरिया है नॉलेज का, इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। तो यहाँ पे भाई साहब सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज, कि भाई साहब कैसे डेवलपमेंट को सस्टेन किया जाए बिना एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाए हुए, बिना बहुत ज़्यादा हम कुछ ऐसा कर डालें जिससे नुकसान हो, ऐसा बिना कुछ किए हुए कैसे इसको सस्टेन कर पाए, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। ये सब भाई साहब एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ओके, दस एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी विल प्ले अ बिग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजन्स। तो जितने भी आपके बड़े बड़े कंट्रीज हैं जो डेवलप हो रहे हैं उनके लिए सस्टेनेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। ओके 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 ओके, एंड ऑल टाइम्स वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो, व्हाट वी विश टू बिकम एंड व्हाट आवर डेवलपमेंट गोल्स आर। हम जाना कहाँ चाहते हैं और हमारे डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली क्या क्या हैं, ठीक है। एट ऑल टाइम्स वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो, कहाँ हमको जाना है, ठीक है, क्या क्या पूरा करना है, एंड व्हाट वी विश टू बिकम एंड व्हाट आवर डेवलपमेंट गोल्स आर, और हमारे डेवलपमेंट गोल्स एग्जैक्टली क्या क्या हैं, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू आस्क। ओके, एज आवर फ्यूचर इज लिंक टुगेदर, तो हमारा फ्यूचर जो है तो लिंक्ड है टुगेदर, ठीक है। ओके, राइट अ नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज एट प्रेजेंट, कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कमिंग जनरेशंस, ठीक है। तो आपके सस्टेनेबिलिटी में क्या आता है भाई साहब, ऑल अबाउट जुडिशियस। जुडिशियस मतलब जज करें, भाई साहब ऐसा ब्रश किए जा रहे हैं, टैप खुला है, ठीक है, आप भाई साहब पानी भर गया है बाल्टी में फिर भी ओवरफ्लो हो रहा है, फिर भी टैप चालू है, ऐसा आप कई बार देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज एट प्रेजेंट। जुडिशियस मतलब आप जज कीजिए भाई साहब कितना आपका रिक्वायरमेंट है और नेचर से कितने रिसोर्सेज आपको चाहिए, ठीक है, मतलब बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। जुडिशियस यूज कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कमिंग जनरेशन। और बर्बाद करना बहुत सारी चीज़ों पे होता है, पानी को बर्बाद करना, खाना को बर्बाद करना। बहुत सारे लोग भाई साहब खाना मंगा लिया ये वो, लेकिन आधे ज़्यादा वो फेंक देते हैं, खाना बना लिया डिस्ट्रॉय हो गया फेंक देते हैं। तो दिस इज नॉट यूजिंग रिसोर्सेज एट देयर ऑप्टिमम लेवल, दिस इज बेसिकली नॉट यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियसली, ठीक है। ओके, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning
that the type and levels of development are not sustainable. साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब जिस तरह से हम रिसोर्सेज को निचोड़ रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास बहुत जल्दी रिसोर्सेज बचेंगे नहीं. These are not sustainable. Groundwater is an example of renewable resource, but if we use more than water is replenished by nature, then we would be overusing this resource. ठीक है, ग्राउंड वाटर भाई साहब हम ओवर यूज करेंगे. ठीक है, we should focus on using renewable resources and invent new techniques to decrease the use of conventional resources. तो हमको किस में फोकस करना चाहिए? renewable resources को यूज करने में, and invent new techniques to decrease the use of conventional resources. और हमको नए टेक्निक्स इस्तेमाल करने चाहिए to decrease the use of conventional resources. Once the non-renewable resources would be exhausted, we won't be able to use them in future. तो एक बार भाई साहब एग्जॉस्ट हो गए तो आगे हम फ्यूचर में उनको यूज़ नहीं कर सकते. सो यूजिंग द रिसोर्सेज जुडिशियसली, तो हमको कैसे यूज़ करना है भाई साहब? जजमेंटल होना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा भाई साहब कितना रहता है कितना बाकी रहेगा. विल हेल्प इन मेंटेनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इन आवर इकोसिस्टम. तो डेवलपमेंट भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस चैप्टर इज डन ऑलमोस्ट. ठीक है, द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ डैश ऑफ द कंट्री, इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन, रेसिडेंट्स, फार्मर्स. रेसिडेंट्स हो जाएगा. ठीक है, ओके. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर डैश इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. इनकम, रिसोर्सेज, वेल्थ, पॉपुलेशन. इनकम, ठीक है, ओके. लिबर्टी एंड रिस्पेक्ट आर डैश एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. मटेरियल, नॉन मटेरियल, नॉन मटेरियल नहीं है इसमें, डेवलपमेंट में इसको इंक्लूड नहीं किया गया. डेवलपमेंट में इस फैक्टर को नहीं इंक्लूड किया गया, नॉन मटेरियल. The want for dash is more. Commodities, income, work, respect. Income, okay. Conflicting goals sometimes can be beneficial, destructive, profitable, important. Destructive, ठीक है, okay. Residents, income, destructive, ठीक है. Total number of children of age group 6 to 10 attending school as a percentage of total number of children in the same age group is what? Net attendance ratio, ठीक है. दिस विल बी बेसिकली नेट अटेंडेंस रेशियो. ये हो जाएगा आपका भाई साहब क्या? नेट अटेंडेंस रेशियो. डैश इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है. डैश हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला हैज गॉट लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ठीक है. वुमेन इन आवर सोसाइटी डिमांड गुड्स, सर्विसेज, रिस्पेक्ट, कैपिटल. तो ज्यादा उनका डिमांड क्या है भाई साहब? रिस्पेक्ट, जो उनको नहीं मिलता है. ठीक है, ओके. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके. डेवलपमेंट मींस डैश डेवलपमेंट. कल्चरल, ह्यूमन, फिजिकल, सोशल. ह्यूमन ना भाई साहब, ह्यूमन का डेवलपमेंट. सोसाइटी तो बाद में आती है, पहले मेरा तो पेट भरे, पहले मेरे फैमिली का तो पेट भरे, है ना. ये हम ऐसा ही सोचेंगे ना. तो इट इज बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट. Resources which get exhausted after years of use, they are known as non-renewable resources. Groundwater is an example of रिन्यूएबल रिसोर्स है भाई साहब ये. ठीक है. नियरली डैश ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग द ग्राउंड वाटर रिजर्व्स. तो 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग वाटर रिजर्व्स. ठीक है, क्लियर है? ओके. सो ये सब भाई साहब देखिए आपके आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के बारे में पेपर में छपा हुआ है. ठीक है. अबाउट 80 million चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 19 आर नॉट इन स्कूल और कॉलेज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस फिगर्स. दे आर नॉट वर्किंग ईदर. ठीक है. In UP and Bihar, the percentage of such children is more than 25%. ठीक है. तो ये सब पेपरों में छपा हुआ है. ठीक है. So this basically will complete the chapter of development people. ठीक है. Anything that you feel is not covered or rather needs immediate attention, let me know. Anything? No? Okay.